गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एम आई ऑडिबल? आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ, यस सर। ओके प्रीति, थैंक यू वैष्णवी। ओके सौरभ। सो स्टूडेंट्स, हम लोग ये जो आज का लेक्चर है सिर्फ फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस को लेकर के हमने जो नई बैच शुरू की है, तो उसका ये आज का पहला लेक्चर है, लेक्चर 1। आज का ये लेक्चर हम लोग गूगल मीट पे ले रहे हैं ताकि हम लोग डिस्कस कर सकें। यहाँ पे आपके जो व्यूज़ है वो व्यूज़ आप मुझे बता सकते हो, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आने वाले समय में जो फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए जो एग्ज़ाम्स है, जो कि स्टेट लेवल पे हो सकती है या जिला परिषद की हो सकती है, महानगर पालिका की हो सकती है, या सेंट्रल लेवल पे आरआरबी हो सकता है रेलवे में, या एम्स में हो सकता है, या इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है। देन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स हो सकती है। जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की ज़रूरत है वो स्टेट गवर्नमेंट पे या सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे होती है, ऐसा नहीं है। तो जो गवर्नमेंट की अलग इंडस्ट्रीज़ होती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ भी होती है गवर्नमेंट की, तो वो इंडस्ट्रीज़ में भी, वो कंपनीज़ में भी फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। सो फार्मासिस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की, उसके लिए जो वैकेंसीज है, जो रिक्रूटमेंट है, वो कंटिन्यूसली आते रहती है, उसकी कंटिन्यूसली एग्ज़ाम्स चलती रहती है। सो नाउ देर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है आपको गवर्नमेंट सेक्टर में एज अ फार्मासिस्ट अपनी सर्विस देने के लिए, सेवा देने के लिए। सो आज हम लोग ये बात करेंगे कि फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स में कितनी तरह की एग्ज़ाम्स हो सकती है, उन एग्ज़ाम्स का सिलेबस क्या हो सकता है, उनका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, एग्ज़ाम्स का डेप्थ कितना होता है, क्वेश्चंस का डेप्थ कितना होता है, किस तरह से आपको स्टडी करना है, ये हम लोग आज स्टडी करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज का ये जो हमारा लेक्चर है, तो यहाँ पे मैं लेक्चर को शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, वेट जस्ट अ मिनट। ओके, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? कैन यू सी द स्क्रीन? यस ओके, गुड। यस सर। ओके, सो यहाँ पे देखिए आज का लेक्चर 1 है, 11 अप्रैल का। ओके, एंड टोटल अभी हमें 65 लेक्चर्स लेना है। नियर अबाउट 31 जुलाई तक हमारे लेक्चर्स चलने वाले हैं। एंड इस बीच जो भी एग्ज़ाम्स आती है वो एग्ज़ाम्स आपको देना है। रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए आपको ट्राई करना है। ओके, अभी जो भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स है, जैसे कि अभी हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है अपकमिंग फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स एंड देयर सिलेबस। सो आने वाले समय में फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स कौन से एग्ज़ाम्स आ सकती है या कौन से एग्ज़ाम चल रही है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स को लेकर के या फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट को लेकर के जो गवर्नमेंट के डिसीजंस है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या महानगर पालिका है या फिर आपका जिला परिषद है, तो उनके क्या डिसीजंस है, वो डिसीजंस हम लोग यहाँ पे कुछ स्टडी करने वाले हैं, उनके थ्रू हम जाने वाले हैं, ताकि हमें अंदाज आ जाए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजीज़ क्या है, और आने वाले समय में फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट में कैसे होने वाला है। एंड यदि गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट हो रहा है फार्मासिस्ट का, तो आपका स्टडी होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन रहनी चाहिए। एंड नोटिफिकेशन आने के बाद में स्टडी करते हो तो समय कम मिलता है, और अगर अभी से आपने आपका स्टडी चालू रखा है, कंटिन्यू रखा है, तो आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा होता है और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पे जो गवर्नमेंट के डिसीजंस है, तो सबसे पहली बात हम लोग एम्स की बात करेंगे। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एम्स की हम बात करेंगे। तो जो एम्स की जो वैकेंसीज होती है एंड दूसरी जो रेलवे रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज होती है, उनका कैलेंडर पहले ही आ जाता है। एंड एवरी ईयर, नियर अबाउट हर साल, एनुअली हर साल ये एग्ज़ाम्स आती ही आती है। सो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो एम्स के एग्ज़ाम है, आरआरबी के एग्ज़ाम है, सिपाही फार्मा के एग्ज़ाम्स है। तो ये जो एग्ज़ाम्स है, ये जो रिक्रूटमेंट है, ये हर साल आती है। मतलब जिन्हें भी गवर्नमेंट में जाना है, तो ये जो एग्ज़ाम्स है, ये एग्ज़ाम्स आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, ये एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो। तो यहाँ पे जो एम्स को लेकर के, एम्स में जो रिक्वायरमेंट है फार्मासिस्ट की, जो रिक्रूटमेंट है फार्मासिस्ट की, उसको लेकर के गवर्नमेंट का क्या डिसीजन है,
वो हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे। सो दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पे एम्स के बारे में सवाल पूछा गया था लोकसभा में, तो उसका क्या जवाब हमारे मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने क्या जवाब दिया है वो देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये लिंक मैं ओपन कर रहा हूँ। सो ये जो लिंक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन किसके पास से आई है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आई है। ये राज्यसभा में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। राज्यसभा, आपको पता है कि लोकसभा राज्यसभा में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो राज्यसभा में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो राज्यसभा में क्या बताया गया है? तो यहाँ पे जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने बताया कि एम्स के अंदर में, जो एम्स में है, तो एम्स में फैकल्टी डॉक्टर्स कितने वैकेंसीज है? तो 305 सैंक्शन पोस्ट है। ये एम्स रायपुर के बारे में, एम्स रायपुर ओनली। तो इस तरह से जितने भी एम्स है ऑल ओवर इंडिया, नागपुर में भी एम्स है, नागपुर में, देन दिल्ली में एम्स है, तो जितने भी एम्स ऑल ओवर इंडिया है, तो वो एम्स में जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, उस रिक्रूटमेंट के बारे में ये जानकारी है। सो यहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय एम्स दिल्ली फॉर रिक्रूटमेंट और टू ग्रुप बी एंड सी नॉन फैकल्टी पोजिशन इन वेरियस एम्स इंक्लूडिंग एम्स रायपुर। तो एम्स रायपुर को लेकर के सवाल पूछा गया था, बट यहाँ पे जो जानकारी दी गई है यह सभी एम्स को भी अप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज है एम्स में, तो उसमें फार्मासिस्ट की भी वैकेंसीज है, फार्मासिस्ट की। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एवरी ईयर एनुअल पैटर्न में यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो फार्मासिस्ट का किया जाएगा एम्स में, नॉट ओनली एम्स रायपुर बट जितने भी एम्स है ऑल ओवर इंडिया में उसमें। तो आपने देखा होगा कि लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूसली CRE एम्स के थ्रू जो फार्मासिस्ट की वैकेंसीज है वो आ रही है। तो आने वाले समय में भी, आने वाले 2-3 सालों में भी ये जो वैकेंसीज है ये कंटिन्यू रहने वाली है, ये वैकेंसीज आने वाली है, ऐसा यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन में गवर्नमेंट ने बताया है। तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है कि आने वाले समय में कंटिन्यूसली और 2-3 साल तक ये वैकेंसीज कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पे एम्स को लेकर के हर साल सेंट्रल लेवल पे ये वैकेंसीज आती है और आने वाले समय में भी आती रहेगी। देन RRB को लेकर के क्या है रेलवेज में? ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है, काफ़ी सारे जो फार्मासिस्ट है वो रेलवे में इंटरेस्टेड है, रेलवे फार्मासिस्ट में इंटरेस्टेड है कि रेलवे का एक जो जॉब होता है काफ़ी बढ़िया जॉब होता है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है रेलवे फार्मासिस्ट को। तो यहाँ पे रेलवे फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग जो इनका कैलेंडर है, एनुअल कैलेंडर, रेलवे जो है वो एनुअल कैलेंडर देता है रिक्रूटमेंट के लिए। तो यहाँ पे ये जो एनुअल कैलेंडर है रेलवे का, वो कैलेंडर में फार्मासिस्ट की पोस्ट कब कब आने वाली है वो यहाँ पे बताया गया है। तो हम लोग ये कैलेंडर यहाँ पे देखते हैं। तो RRB कोलकाता की वेबसाइट से मैंने कैलेंडर लिया है, RRB कोलकाता। RRB के जो भी रीजनल वेबसाइट्स है, रीजनल वेबसाइट्स, तो रीजनल वेबसाइट्स पे आपको RRB के कैलेंडर मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये एनुअल कैलेंडर ऑफ RRB रिक्रूटमेंट्स है। एनुअल कैलेंडर में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो पैरामेडिकल कैटेगरीज है, पैरामेडिकल कैटेगरीज, तो पैरामेडिकल कैटेगरीज में फार्मासिस्ट की पोस्ट आती है एंड ये फार्मासिस्ट की पोस्ट जुलाई टू सितंबर ये पीरियड में आती है। जनरली जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आता है एंड सितंबर तक के वो प्रोसेस कंप्लीट होती है पैरामेडिकल कैटेगरीज की। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सो एग्जैक्टली जो 2027 है, 2026 में अभी 2026-2027 के लिए जो वैकेंसीज है उसका जो कैलेंडर वो अभी हम देखते हैं। सो यहाँ पे ये जो है आपका ये RRB की वेबसाइट है। ओके, RRB कोलकाता, एंड यहाँ से मैंने ये लिया है कैलेंडर। ये देखिए यहाँ पे एनुअल कैलेंडर है, एनुअल कैलेंडर फॉर RRB रिक्रूटमेंट्स, क्लिक हियर। ओके, तो यहाँ से मैंने कैलेंडर लिया है। तो आपको भी अगर अपडेटेड कैलेंडर चाहिए RRB का, तो आप RRB की जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आप जाइए, उस वेबसाइट पे आपको कैलेंडर मिलता है। ओके,
अब जो 2027 में यहाँ पे जो वैकेंसीज आने वाली है आरआरबी की, ओके, तो उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो आरआरबी नोटिफिकेशन, आरआरबी कैलेंडर। ओके, ये देखिए ये आरआरबी का कैलेंडर है 2026 के लिए। ओके, 2026। सो सब्जेक्ट एनुअल कैलेंडर। ओके, यू कैन रीड इट हियर। सब्जेक्ट एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट्स फॉर द ईयर 2026 एंड नॉमिनेशन ऑफ नोडल आरआरबीज। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो जुलाई टू सितंबर का पीरियड है, जुलाई टू सितंबर, इस पीरियड में पैरामेडिकल कैटेगरीज की वैकेंसीज आएगी। ओके, एंड आप देखिए यहाँ पे वैकेंसीज असेसमेंट अप टू असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS, इंडेंटिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल एंड प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CN। तो ये जो प्रोसेस है, ये पूरे प्रोसेस जुलाई टू सितंबर में कंप्लीट होगी। मई जून 2026, जून जुलाई 2026, जुलाई 2026 में आपके आरआरबी की वैकेंसीज रिक्रूटमेंट एक्सपेक्टेड है। कब एक्सपेक्टेड है? जुलाई 2026 में। अभी ये जो बैच हम लोगों ने शुरू किया है, ये बैच हम लोगों ने आज से शुरू किया है एंड जुलाई में, जुलाई तक आपकी ये बैच कंप्लीट हो जाएगी। तो जो आपका ये सिलेबस है आरआरबी का, जो फार्मेसी का सिलेबस है, तो जब जुलाई में आरआरबी का नोटिफिकेशन आएगा तब तक आपका ये आरआरबी का सिलेबस हम लोग कवर कर चुके होंगे। सो जो भी लोग अभी ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, यदि उन्हें आरआरबी में रेलवे में जॉब चाहिए तो वो ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैलेंडर अवेलेबल हो चुका है। आरआरबी ने ये बता दिया है कि जुलाई 2026 में आपका इस साल नोटिफिकेशन आएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट हम लोगों ने CRE एम्स का देखा, तो CRE एम्स के भी अभी वैकेंसीज आने वाली है। ये भी वैकेंसीज जो आती है CRE एम्स की, ये भी नियर अबाउट अगस्त सितंबर में आ जाती है। देन आरआरबी की वैकेंसीज ये भी नियर अबाउट जुलाई में आ जाती है। देन यहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइक BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, देन असम राइफल्स है, तो यहाँ पे भी वैकेंसीज आने वाली है। तो यहाँ पे जो BSF फार्मासिस्ट है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट, इनके रूल्स आ गए हैं। BSF फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स, तो यहाँ पे 230 पोस्ट एक्सपेक्टेड है। हाउ मेनी पोस्ट? 230 पोस्ट एक्सपेक्टेड है BSF में फार्मासिस्ट के लिए। एंड ये भी वैकेंसीज जल्दी आने के चांसेस है। तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है। तो इसके जो रूल्स है BSF फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स, ये रिक्रूटमेंट रूल्स हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए, सो BSF फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स। ओके, तो BSF की वेबसाइट पे जाकर के वहाँ से आप लोग ये जो रूल्स है ये डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे ये भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया में BSF के रूल्स यहाँ पे दिए हैं इन्होंने। ओके, सो इसके अंदर में आपका डिप्लोमा या डिग्री होना ज़रूरी है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पे एग्ज़ाम किस तरीके से होगी, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करेगा, एंड आपका सैलरी कितना होगा, ठीक है, एंड आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, ये सब कुछ ये रूल्स में दिया गया है। एंड ये सैंक्शन हो चुके हैं 230 पोस्ट। तो इसका भी जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकता है BSF का। तो जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब चाहते हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है BSF में। ओके, देखिए, सो ये रूल्स है, यहाँ पे पूरे डिटेल में रूल्स हैं एंड ये रूल्स आपको इसमें मिल जाएंगे आपके वेबसाइट पे, जो BSF की वेबसाइट है वहाँ से आपको ये रूल्स मिल जाएंगे। ओके, देखिए, कंप्लीट रूल्स, डिटेल्स रूल्स। ओके, तो इसके अंदर में मैं इंग्लिश जो है यहाँ पे, तो इंग्लिश में मैं जा रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफिकेशन। सो ये नोटिफिकेशन कब का है? 28 जनवरी 2026 का नोटिफिकेशन है। 28 जनवरी 2026 का नोटिफिकेशन है, मतलब ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। एंड इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली बहुत जल्द यहाँ पे आपकी पोस्ट आने वाली है। सो यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हो BSF में जाने के लिए,
तो यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स देखिए क्या है, हाइट मेल और फीमेल दोनों के लिए। अभी जो सिपाही फार्मा का चल रहा है, मतलब 10 तारीख लास्ट डेट थी सिपाही फार्मा के लिए। तो इंडियन आर्मी में सिपाही फार्मा की पोस्ट थी, तो सिपाही फार्मा के लिए फीमेल कैंडिडेट्स वे आर नॉट अलाउड। फीमेल कैंडिडेट सिपाही फार्मा के लिए इंडियन आर्मी के लिए अलाउड नहीं थे। बट ये जो बीएसएफ है, तो बीएसएफ में फीमेल कैंडिडेट्स भी अलाउड है। एंड यदि फीमेल कैंडिडेट्स बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए वो यहाँ पे दिए हैं। जब मेल कैंडिडेट्स है तो हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट है। देन ये जो है बाकी सब पैरामीटर्स फिजिकल हाइट्स के, ये पैरामीटर्स यदि आपके फुलफिल होते हैं तो यू कैन ज्वाइन बीएसएफ एज अ फार्मासिस्ट। ओके, एंड यहाँ पे जो फार्मासिस्ट का पोस्ट होता है वो पोस्ट क्या होता है, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यू विल बिकम सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है, एएसआई का पोस्ट होता है। ओके, दिस इज द एएसआई पोस्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट इन बीएसएफ। ओके, सो ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे है, तो बीएसएफ की वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा, और मैं इसको अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं ये ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा। ओके, सो बीएसएफ, तो हमने यहाँ पे पहले एम्स के बारे में देखा कि एम्स की जो वैकेंसीज है वो एवरी ईयर आती है। आरआरबी का जो कैलेंडर है वो हमने यहाँ पे देखा। देन बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट है उसमें हमने देखा। देन आसाम राइफल्स, तो आसाम राइफल्स में भी फार्मासिस्ट का पोस्ट आता है। तो आसाम राइफल्स के लिए ये नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो। ओके, तो आसाम राइफल्स, तो आसाम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली। ओके, तो आसाम राइफल ये भी पैरामिलिट्री फोर्स है, तो यहाँ पे भी फार्मासिस्ट की पोस्ट होती है, एंड ये भी पोस्ट हमेशा आते रहती है। इसके अलावा फिर अगर हम लोकल लेवल पे बात करते हैं, हमारे महानगर पालिका या स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे अमरावती महानगर पालिका का जो जीआर आया है वो जीआर मैं आपको बताता हूँ। आप लोग भी ये जीआर जो है ये डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे अमरावती महानगर पालिका है, तो अमरावती महानगर पालिका के अलावा पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका पीसीएमसी, देन नागपुर महानगर पालिका। ओके, ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अमरावती महानगर पालिका, देन नागपुर महानगर पालिका, पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका। तो ये जो महानगर पालिकाज है इनके लिए भी अभी वैकेंसीज आ रही है। तो यहाँ पे ये जो है शासन निर्णय, मतलब जो जीआर होता है गवर्नमेंट का जीआर, तो वहाँ वो वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट है, तो उस जीआर के वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये वेबसाइट पे हम लोग आए हैं शासन निर्णय। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो डिसीजन है, डिसीजन रिगार्डिंग दी पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट की पोस्ट अमरावती महानगर पालिका के लिए, अमरावती महानगर पालिका के लिए, तो उसका डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आप लोग भी ये डिटेल्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो जीआर का नंबर है वो जीआर नंबर है ये वाला, मैंने पहले यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है, तो इसी को मैं यहाँ से इधर पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सांकेतांक क्रमांक महत्वाचा शब्द। ओके, कैप्चा, तो ये जो है ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया है। देन कैप्चा VEPJQC एंड शोधा। ओके ओके, दिनांकाची तारीख निवडा। सो यहाँ पे ओके, जस्ट अ मिनट, ये जो नोटिफिकेशन है 2024, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये जो आपका आता है ये ओके, ठीक है, ये जो नंबर है अंशतः सांकेतांक YYMMDDY, ओके, ये 2024 का है। ठीक है, इसका मैं इधर से ओपन करता हूँ आपके लिए। ओके, तो वहाँ पे उस वेबसाइट पे जाकर के आप ले सकते हो। यहाँ पे ये अमरावती महानगर पालिका है, ठीक है, ये देखिए। तो इसका जो दिनांक है ये 24/2024
1 मार्च 2024, ओके, 1 मार्च 2024, ओके, 1 मार्च 2024 का ये आया है। एंड इसमें फार्मासिस्ट का जो पोस्ट है, तो यहाँ पे पेज नंबर आई थिंक 59, ये कौन सा वाला है, जस्ट अ मिनट, ओके, 2024, ओके, 925, ओके, 925 नंबर है ये, सीरियल नंबर 46, ओके, पेज 59। ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो अमरावती महानगर पालिका में औषध निर्माण अधिकारी सरळ सेवा 100%, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा HSC विज्ञान शाखेत उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची B.Pharm पदवी अथवा D.Pharm पदविका, ओके। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ मेरे पास में है, अपडेट्स मेरे पास में है, तो अपडेट्स के अनुसार ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे जो D.Pharm है सिर्फ वही अलाउड रहेंगे, B.Pharm के बारे में अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। बट ये जब आया था नोटिफिकेशन, उस समय इन्होंने B.Pharm एंड D.Pharm दोनों इनपुट किया था। बट अभी लेटेस्ट न्यूज़ ऐसे आ रही है कि इसमें D.Pharm अलाउड रहेंगे, B.Pharm नहीं रहेंगे, बट ये कन्फर्मेशन नहीं है। अभी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा फाइनल रिक्रूटमेंट का, तब ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे B.Pharm और D.Pharm होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, एंड यदि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो दैट इज उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। कंपल्शन नहीं है, इट इज़ नॉट कंपल्शन। संबंधित विषयातील कामाचा 2 वर्षाचा अनुभवास प्राधान्य, सो ये यहाँ पे प्राधान्य बोला है, प्रायोरिटी बोला है, नॉट कंपल्शन बोला है। कंपल्शन नहीं है, मतलब जो फ्रेशर्स है वो फ्रेशर्स भी इसके लिए एलिजिबल है। यदि आपके पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो दैट उसे प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका अमरावती महानगर पालिका का यहाँ पे ये क्लियर होता है कि अमरावती महानगर पालिका में अभी कभी भी ये पोस्ट आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे ओके, ठीक है। सो अभी एक्सपेक्टेड जो है, तो जैसे ये GR हम लोगों ने अमरावती महानगर पालिका का देखा है, इसी तरह का GR आपका नागपुर का भी है, देन PCMC का भी GR है। तो पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका, अमरावती महानगर पालिका, ठाणे, नागपुर महानगर पालिका में अभी ये पोस्ट आ सकती है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की, तो आप इसकी प्रिपरेशन करते रहिए। अभी DHS एंड DMAR के बारे में, सो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स है जो DHS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, DHS के एग्ज़ाम देना चाहते हैं और DHS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो DHS के लिए करंट में वेबसाइट पे कोई भी अपडेट नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है कि आने वाले मंथ में, मतलब अभी जैसे अप्रैल चल रहा है, तो मई या जून में इसके रिलेटेड अपडेट्स आ जाएंगे। DHS रिलेटेड एंड DMAR जो लास्ट ईयर हुई थी, तो DMAR रिलेटेड भी अपडेट्स आने वाले समय में आ जाएंगे। सो DHS का आज के डेट में कोई अपडेट अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पे, बट आने वाले समय में विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स में इसका डिटेल्स आ जाएगा। एंड एक्सपेक्टेड है कि अगस्त महीने में इसका जो है DHS का, अगस्त में इसका एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे DHS के। सो यदि आप अभी से प्रिपरेशन करते हो DHS के लिए, DMAR के लिए, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। वेल बिगन इज हाफ डन। सो नोटिफिकेशन आने के बाद में प्रिपरेशन करने से अच्छा है अभी से आप प्रिपरेशन शुरू कीजिए। आने वाले समय में मई जून तक इसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। ओके, नाउ अब ये जो भी एग्ज़ाम्स है, तो यहाँ पे नियर अबाउट 15 to 20 एग्ज़ाम्स है। अगर आप सेंट्रल लेवल की बात करते हो, तो सेंट्रल लेवल पे जैसे मैंने आपको बताया कि एम्स की एग्ज़ाम होती है, RRB की एग्ज़ाम्स होती है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में एग्ज़ाम्स होती है, रिक्रूटमेंट होता है फार्मासिस्ट का। देन जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, देन आपका सीमा सुरक्षा बल है, देन आपका आसाम राइफल्स है, तो ये जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, यहाँ पे भी फार्मासिस्ट की पोस्ट होती है, वहाँ पे भी फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट आती है। देन ECHS में आती है। देन गवर्नमेंट के जितने भी कंपनीज़ होती है, गवर्नमेंट कंपनीज़, तो गवर्नमेंट की कंपनीज़ में भी वैकेंसीज आती है फार्मासिस्ट की। देन ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ISRO में भी फार्मासिस्ट की पोस्ट आती है।
एंड ये कंटिन्यूसली एडवर्टाइजमेंट चलते रहती है। देन स्टेट लेवल की हम बात करें तो स्टेट लेवल पे DHS DMAR की पोस्ट है। DHS एंड DMAR ये स्टेट लेवल पे है। देन महानगर पालिका के लेवल पे पोस्ट आती है। जिला परिषद जो होती है ZP के लेवल पे पोस्ट आती है। देन जो नगर पालिकाज है, नगर पालिका, उसके लेवल पे भी गवर्नमेंट की फार्मासिस्ट की पोस्ट आती है। तो ये जो पोस्ट है गवर्नमेंट के, ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, कंटिन्यूसली। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप मतलब साल में एक बार या दो ही पोस्ट आती है, ऐसा नहीं है। हर हफ्ते में, हर 15 दिन में गवर्नमेंट की कोई ना कोई पोस्ट आते रहती है। एंड आप अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो आप ये एग्ज़ाम्स दे सकते हो। तो यहाँ पे सभी एग्ज़ाम्स के बारे में जो डिसीजंस है गवर्नमेंट के, वहाँ पे यहाँ पे मुझे इस लिमिटेड टाइम में कवर करना पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में आती है, वो इन्फॉर्मेशन मैं ग्रुप में शेयर करते रहता हूँ और आगे भी शेयर करते रहूँगा, एंड आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहेगी। नाउ अब ये जो भी एग्ज़ाम्स होती है, ये एग्ज़ाम्स का सिलेबस किस तरीके से होता है और एग्ज़ाम्स की डेप्थ क्या होती है, वो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जितने भी एग्ज़ाम्स है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की है, महानगर पालिका की है या जिला परिषद के लेवल पे होती है, इन सभी एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है, तो इन सिलेबस में टफेस्ट सिलेबस जो होता है वो एम्स का होता है। जो मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है वो एम्स की होती है। यदि आप एम्स के लिए प्रिपरेशन करते हो तो बाकी सभी एग्ज़ाम्स की आपके प्रिपरेशन हो जाती है। यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम्स होती है, ये एग्ज़ाम्स में फार्मा एंड नॉन फार्मा पोर्शन होता है। फार्मा एंड नॉन फार्मा का जो डिवीज़न होता है, तो काफ़ी एग्ज़ाम्स में 80% फार्मा एंड 20% नॉन फार्मा होता है। कुछ एग्ज़ाम्स में 70-30 होता है, कुछ एग्ज़ाम्स में 60-40 होता है, कुछ एग्ज़ाम्स में 40-60 होता है। यदि आप जिला परिषद या DMAR की बात करते हो तो जिला परिषद और DMAR में 40% फार्मा है एंड 60% नॉन फार्मा है। यदि आप RRB की बात करते हो तो 70-30 का पोर्शन उसमें आता है। तो कुछ एग्ज़ाम्स में 50-50 का भी आता है। तो अलग अलग एग्ज़ाम्स में फार्मा और नॉन फार्मा अलग अलग है। यदि आपका फार्मा वीक है, नॉन फार्मा स्ट्रांग है, तो आप DMAR ZP जैसे आप एग्ज़ाम दे सकते हो। यदि आपका फार्मा स्ट्रांग है, नॉन फार्मा वीक है, तो आप एम्स जैसे एग्ज़ाम दे सकते हो। तो यहाँ पे हम पहले अभी CRE एम्स के बारे में बात करेंगे। CRE एम्स का जो सिलेबस है और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हम लोग देखते हैं। ओके, एंड ये जो CRE एम्स की एग्ज़ाम होती है, ये एग्ज़ाम एवरी ईयर आती है, हर साल आती ही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट में यदि आपको जॉब चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहिए, तो एम्स से बेहतर और कुछ नहीं है। एम्स जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो उससे बेहतर और कोई हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन या उससे बेहतर और कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में नहीं है हेल्थ केयर रिलेटेड। ओके, सो CRE एम्स, तो यहाँ पे CRE एम्स में जो है, मतलब हम सिलेबस देखते हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो पेज नंबर 13 पे हम लोग चलते हैं यहाँ पे। सो पेज नंबर 13 पे, ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 4। ओके, तो कॉमन रिक्रूटमेंट में यहाँ पे आप देखोगे, ओके, सो यहाँ पे डिटेल्स है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, देन डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम एम्स, देन एडमिट कार्ड। ओके, देन यहाँ पे आपका जो पैटर्न है, ये सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 में पैटर्न और स्कीम और सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, ओके, ये आपका सेक्शन 9 में दिया गया है। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होती है, दैट इज़ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 4 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यहाँ पे द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 90 मिनट्स। 90 मिनट्स की आपकी एग्ज़ाम होती है। 90 मिनट्स में 100 MCQs होते हैं। 100 MCQ, ईच MCQ कैरी 4 मार्क्स, सो 400 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है। 100 MCQs ऑफ 400 मार्क्स विथ 4 अल्टरनेटिव्स फॉर ईच क्वेश्चन, वेयर ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स। ओके, इसमें 20 MCQ जो होते हैं वो नॉन फार्मा के होते हैं। 20 MCQs नॉन फार्मा के एंड 80 MCQ जो होते हैं वो फार्मेसी के होते हैं, फार्मा रिलेटेड। ओके, तो इसमें 80-20 का पार्ट है। 80% फार्मा होता है एंड 20% जो होता है वो नॉन फार्मा होता है। सो 20 MCQs रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो नॉन फार्मा में यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है,
सो यहाँ पे नॉन फार्मा में जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड प्लस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ओके, एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में अभी एआई भी आ जाएगा, नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। एंड 80 एमसीक्यू जो होते हैं, मतलब 80% पार्ट जो होता है सिलेबस क्वेश्चन का, वो फार्मा रिलेटेड होता है, ओके। देन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, देन क्वालिफाइंग अदर क्राइटेरियाज, ये सब डिटेल्स यहाँ पे है सीआरई एम्स के लिए, एंड ये एग्ज़ाम्स एवरी ईयर आती है। देन यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो ये देखिए सिलेबस एंड लैंग्वेज यहाँ पे दिया है, इस टेबल में दिया है सिलेबस एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पे सिलेबस में क्या दिया गया है फार्मेसी रिलेटेड, सो यहाँ पे फार्मेसी रिलेटेड सिलेबस हम देखते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे जो आपका ग्रुप कोड है, ग्रुप कोड में 12 नंबर है, नंबर 12 में यहाँ पे फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट एंड स्टोर कीपर, ऐसे अलग अलग पोस्ट यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए है। एंड इन सब के लिए जो कॉमन सिलेबस है फार्मेसी, बस इन्होंने इतना दे दिया फार्मेसी, ओके। नाउ अब जब फार्मेसी बोला है तो फार्मेसी में क्या आएगा, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट, यहाँ पे फार्मेसी में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है। अगर आप आरआरबी का सिलेबस देखोगे या डीएमईआर का, डीएचएस का या अदर एग्जाम्स का सिलेबस आप देखते हो, इवन सिपाही फार्मा का सिलेबस आप देखते हो, तो उसके अंदर में आपको एक पर्टिकुलर वो सिलेबस है, वो उन्होंने टॉपिक दिए, टॉपिक्स, ओके, टॉपिक्स दिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बट यहाँ पे सीआरई एम्स में इन्होंने सीधा सीधा फार्मेसी ऐसा मेंशन किया है, मतलब आपका डिप्लोमा का जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस, इन डेप्थ सिलेबस यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे जनरली सिलेबस तो डिप्लोमा का कंसिडर किया जाएगा, बट उसकी जो डेप्थ होगी वो डेप्थ डिग्री की होगी। तो यहाँ पे जो फार्मेसी आपको पढ़ना है, फार्मेसी में सब कुछ आपको पढ़ना है, फार्मेसी में कुछ भी आप यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हो, ओके। बट ऐसा होते हुए भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम क्वेश्चन वो आते हैं फार्मेकोलॉजी से। अगर आप सीआरई एम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपका फार्मेकोलॉजी परफेक्ट है तो वेल एंड गुड। जिसको भी एम्स ज्वाइन करना है, एम्स में आपको जॉब करना है, तो आपका फार्मेकोलॉजी परफेक्ट होना चाहिए। फार्मेकोलॉजी में आपका, फार्मेकोलॉजी से मतलब है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्मेकोविजिलेंस, ये सभी फार्मेकोलॉजी में आते हैं। तो ये सब फार्मेकोलॉजी रिलेटेड अगर आपका बेस परफेक्ट है तो आपके लिए एम्स की एग्ज़ाम काफ़ी आसान हो जाएगी। आप अगर केडी त्रिपाठी आपने ठीक से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी के कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो आपके लिए ये जो एग्ज़ाम है एम्स की, ये इजी हो जाएगी। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं एम्स के, सीआरई एम्स में, फार्मेसी में, वो फार्मेकोलॉजी रिलेटेड आते हैं। तो जिनका फार्मेकोलॉजी परफेक्ट है उन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड सीआरई एम्स ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम है फार्मेसी के लिए। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये एम्स के बारे में जानकारी ली। नाउ नेक्स्ट हम लोग जाते हैं आरआरबी का, हम सिलेबस देखते हैं। आरआरबी ने क्या दिया है सिलेबस में, जिनको रेलवे का जॉब चाहिए, रेलवे में फार्मासिस्ट का जॉब चाहिए, तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन, ये जो सिलेबस है आरआरबी का, ये जानना ज़रूरी है। तो जो आरआरबी का सिलेबस है एंड आरआरबी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो पैटर्न कैसा होता है देखिए। जनरली मतलब जो रेलवे का जॉब होता है काफ़ी बढ़िया जॉब रहता है, एंड सैलरी भी अच्छी होती है, एंड घूमने फिरने के लिए, जिनको घूमने फिरने का शौक़ है, तो उनके लिए यहाँ पे छुट्टियाँ भी मिलती हैं, एंड रेलवे का फ्री पास भी मिलता है, फैमिली के लिए भी पास मिलता है घूमने फिरने के लिए। सो यहाँ पे रेलवे का जॉब ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब इंडिया में माना जाता है। सो यदि आपको रेलवे में फार्मासिस्ट बनना है तो उसके लिए इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है वो देखिए, समझिए। तो यहाँ पे जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, तो ये भी सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ओके। एंड इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सब्जेक्ट में देखिए क्या है, तो यह सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वन इज़ प्रोफेशनल एबिलिटी। प्रोफेशनल एबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, तो प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब आपका फार्मेसी का नॉलेज, फार्मेसी सब्जेक्ट का नॉलेज, ओके। एंड फार्मेसी सब्जेक्ट के यहाँ पे 70 एमसीक्यूज़ होते हैं। कितने एमसीक्यूज़? 70 एमसीक्यूज़ फॉर फार्मेसी। तो यहाँ पे जो पैटर्न है यह फार्मा का 70% आता है, ओके। एंड जो नॉन फार्मा है वो 30% आता है। नॉन फार्मा 30%, 70-30 का रेशियो यहाँ पे है।
और हमारा ये जो बैच चल रहा है, इस बैच में हम लोग मेनली फार्मा को फोकस कर रहे हैं, फार्मेसी सिलेबस हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सीआरई एम्स के लिए या आरआरबी के लिए या डीएमईआर डीएचएस के लिए भी जो सिलेबस फार्मा का सिलेबस है, वो सिलेबस हम लोग 3 महीने में यहाँ पे कवर करेंगे विथ एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल एबिलिटी है, मतलब फार्मेसी रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 70 क्वेश्चंस आते हैं एंड मार्क्स फॉर ईच सेक्शन इज 70, मतलब वन मार्क 1 एमसीक्यू। ओके, देन जनरल अवेयरनेस मतलब जनरल नॉलेज 10 एमसीक्यूज, देन जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 एमसीक्यूज, एंड जनरल साइंस जो आपका अप टू 10th स्टैंडर्ड साइंस है, अप टू 10th स्टैंडर्ड का साइंस, उसके ऊपर 10 एमसीक्यूज। 10th स्टैंडर्ड तक आपका अरिथमेटिक अप टू 10th स्टैंडर्ड, तो उसका अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो उसके लिए 10 एमसीक्यूज। एंड जो आपका जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज अबाउट रेलवे, जनरल नॉलेज अबाउट इंडिया, तो उसके लिए यहाँ पे 10 एमसीक्यूज है। ओके, तो इस तरह का पैटर्न होता है रेलवे का। एंड यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग होती है, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग इज देयर। ओके, सो ये आपका इसका पैटर्न है रेलवे के एग्जाम का। ओके, देन जो सिलेबस है यहाँ पे फार्मेसी का सिलेबस, तो फार्मेसी के सिलेबस में क्या टॉपिक्स है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एनेक्सर सी है, एनेक्सर सी। ओके, जनरली रेलवे के जो रिक्रूटमेंट जब नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिफिकेशन नॉर्मली सेम होता है, यही नोटिफिकेशन नॉर्मली रह सकता है। लास्ट ईयर भी जो एग्ज़ाम हुई थी 24 में, 25 में, तो यही नोटिफिकेशन था, यही सिलेबस था। यहाँ पे जनरली सिलेबस में चेंज नहीं देखा गया है। ओके, तो यहाँ पे यदि आपको रेलवे में फार्मासिस्ट का जॉब चाहिए, रेलवे फार्मासिस्ट का, तो यहाँ पे जो सिलेबस है, ये सिलेबस, ओके, तो ये हम फार्मासिस्ट का एंट्री ग्रेड का सिलेबस देख रहे हैं। तो इस सिलेबस को अगर आप देखोगे, तो सिलेबस में क्या दिया गया है, देखिए आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे सिलेबस में। तो सिलेबस में यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। पहला क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, देन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, देन फार्मास्यूटिक्स, देन फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन रेमेडियल बायोलॉजी, रेमेडियल मैथमेटिक्स, देन फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन फार्मेसी, एनवायरमेंटल साइंसेस, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, फार्मेसी प्रैक्टिस, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, फार्मेकोविजिलेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्ब्स, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, कॉस्मेटिक साइंस, एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी, एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स, देन डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये सिलेबस है यहाँ पे दिया हुआ। तो ये सिलेबस का मतलब क्या है, क्या समझ में आ रहा है आपको ये सिलेबस देखने के बाद में? सो ये सिलेबस पे से क्लियर है कि बी फार्म का जो सिलेबस है पीसीआई का, तो बी फार्म के सिलेबस के जितने भी सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर टू लास्ट सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के फाइनल सेमेस्टर तक, करंट में बी फार्म के जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सभी के सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे सिलेबस में दे दिए गए हैं। राइट, तो अभी इसका स्टडी आप कैसे करोगे? क्या ये सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है इन द सेंस, अगर आपका डिवोशन है, आप अगर जीपैट आपने दिया है, यदि आप ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ड्रग इंस्पेक्टर के प्रिपरेशन में ये सभी सब्जेक्ट कवर होते हैं। बट यहाँ पे यदि आप फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सभी सब्जेक्ट पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आईएमपी क्या है, कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट में से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये पूरा की पूरा पढ़ना हमें पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे जो आईएमपी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे आरआरबी के या सीआरई एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, हमारे नोट्स में भी अवेलेबल है, हमारे बुक्स में भी वो अवेलेबल है। उसी को वो एमसीक्यूज़ को हम लोगों ने बुक्स में भी कवर किया है, नोट्स में भी कवर किया है। तो यहाँ पे मोस्टली फार्मेकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फार्मेकोलॉजी, देन फार्मास्यूटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, वो क्वेश्चंस या तो फार्मेकोलॉजी फार्मास्यूटिक्स में से आते हैं। तो यहाँ पे यदि आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो,
तो PYQ को कंसिडर करते हुए, MCQ को कंसिडर करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे जो कंप्लीट सिलेबस है, ये डिग्री का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स है, तो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट्स के नाम भी नहीं सुने होंगे। जैसे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स है, रेमेडियल बायोलॉजी है, ठीक है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स है, ये सब्जेक्ट्स डिप्लोमा में है ही नहीं। एंड RRB के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, तो डिप्लोमा। जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो इन्होंने सिलेबस देते समय डिग्री का सिलेबस दिया है, बट जो इन्होंने बेसिक क्वालिफिकेशन रखा है, एलिजिबिलिटी रखा है, वो डिप्लोमा रखा है। तो यहाँ पे सिलेबस डिग्री का होते हुए भी आपको डिप्लोमा का ही स्टडी करना है, डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स को स्टडी करना है। और बट डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स को स्टडी करते समय उसे इन डेप्थ पढ़ना है, उसकी डेप्थ डिग्री की होनी चाहिए। सिलेबस के जो टॉपिक्स है वो डिप्लोमा के हैं, बट डेप्थ जो है वो डिग्री की यहाँ पे होनी चाहिए। तो उसी तरीके से हम लोग हमारे क्लास में इसको कवर करेंगे, स्टडी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देन यहाँ पे हम लोगों ने अभी RRB का सिलेबस देखा है। सो यहाँ फर्स्ट सिलेबस हम लोगों ने CRE एम्स का देखा था, उसके बाद में RRB का सिलेबस देखा हमने। अब हम लोग सिपाही फार्मा का सिलेबस देखते हैं। तो सिपाही फार्मा का अभी 10 तारीख को ही एंड हुआ है, जो एप्लीकेशन था 10 तारीख को हुआ है। सिपाही फार्मा महाराष्ट्र के लिए भी है, पुणे के लिए भी है, पुणे रीजन के लिए भी है, महाराष्ट्र रीजन के लिए भी है। एंड जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं डिप्लोमा एंड डिग्री के, वो भी इसके लिए एलिजिबल थे, बट यहाँ पे ओनली मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। सिपाही फार्मा के लिए फीमेल कैंडिडेट्स वे आर नॉट एलिजिबल, ओनली मेल कैंडिडेट्स। तो जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने भी अभी सिपाही फार्मा का एग्ज़ाम अप्लीकेशन किया है, तो उनके लिए भी हमारी ये बैच है। इस बैच में हम लोग सिपाही फार्मा का भी सिलेबस कवर करने वाले हैं। इस बैच में हम लोग CRE एम्स का भी सिलेबस कवर होगा, जो IMP है। जो RRB का IMP है वो भी यहाँ पे कवर होगा। जो सिपाही फार्मा का सिलेबस है वो भी कवर होगा। अब जो सिपाही फार्मा का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, तो सिपाही फार्मा का एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से देखिए। तो यहाँ पे सिपाही फार्मा में जो है आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इस तरह से 2 पार्ट्स रहेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 जो है उसमें जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश आता है, एंड जो पार्ट 2 है उसमें फार्मेसी आ जाएगा। फार्मेसी पार्ट 2 में यहाँ पे कवर होता है। तो यहाँ पे पार्ट 1 50 है और पार्ट 2 भी 50 है, 50-50। ओके, यहाँ पे कैसा है 50-50, फार्मा एंड नॉन फार्मा, फार्मा एंड नॉन फार्मा यहाँ पे 50-50 है। हमने एम्स में क्या देखा, एम्स में हमने फार्मा 80 देखा एंड नॉन फार्मा 20, क्योंकि एम्स का एक्सपेक्टेशन क्या है, तो एम्स को फार्मेसी एक्सपर्ट्स चाहिए। एम्स को क्या चाहिए, फार्मा के एक्सपर्ट चाहिए। एम्स के अंदर में रिसर्च एक्टिविटी भी चलती है, रिसर्च एक्टिविटीज़ काफ़ी चलती है, एंड वहाँ पे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी चलता है। तो CRE एम्स को फार्मा एक्सपर्ट्स चाहिए, इसलिए CRE एम्स ने 80-20 का पैटर्न दिया है, 80 फार्मा 20 नॉन फार्मा। RRB को क्या चाहिए, तो RRB को फार्मा चाहिए प्लस नॉन फार्मा भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। रेलवे में आप जॉब कर रहे हो तो आपका जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, इसलिए RRB ने 70-30 दिया है। और जब आप आर्मी ज्वाइन करते हो तो आर्मी में आपको फार्मेसी का नॉलेज चाहिए, प्लस दुनिया में क्या चल रहा है, ईरान वार क्या चल रहा है, ईरान के वार की वजह से क्या कंडीशंस है, उधर रशिया यूक्रेन का वार क्या चल रहा है, उधर क्या कंडीशंस है, एंड इंडियन आर्मी की जानकारी। एक्चुअली आपको इंडियन आर्मी के बारे में कितना पता है, इंडियन आर्मी की जो इथिक्स है, तो इंडियन आर्मी के इथिक्स के बारे में, इंडियन आर्मी के ट्रेडिशन के बारे में, इंडियन आर्मी के कल्चर के बारे में, इंडियन आर्मी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन आर्मी की हिस्ट्री के बारे में आपको कितना पता है, वो यहाँ पे पूछा जाता है। तो आपको जनरल नॉलेज मतलब पर्टिकुलरली क्या एक्सपेक्टेड है जनरल नॉलेज में, तो यहाँ पे जनरल नॉलेज में पर्टिकुलरली आपको इंडियन आर्मी के बारे में कितनी जानकारी है, इंडियन आर्मी के बारे में कितनी जानकारी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में आपको कितनी जानकारी है, इंडिया में इंडियन वेपन्स जो है, इंडियन वेपन्स जो मिसाइल सिस्टम है इंडिया की, अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है, यह यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज में पूछा जाता है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह के बारे में, डिफेंस मिनिस्टर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एंड इंग्लिश तो आपको चाहिए। तो यहाँ पे 25 इस तरह से है। देन फार्मेसी 1 फार्मेसी 2, फार्मेसी 1 को 30 मार्क्स है, ओके, एंड फार्मेसी 2 के लिए 20 है,
30 MCQs फार्मेसी 1 एंड 20 MCQs फार्मेसी 2 के लिए। तो यहाँ पे सिलेबस एकदम बिल्कुल क्लियर दिया है एंड मतलब वन ऑफ द इजिएस्ट सिलेबस है, वन ऑफ द इजिएस्ट सिलेबस है एंड जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं होती है। तो यदि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके जो फिज़िकल फिटनेस के जो क्राइटेरिया है, फिज़िकल फिटनेस के क्राइटेरिया यदि आप सेटिस्फाई करते हो एंड आपको इंडियन आर्मी के बारे में जानकारी है, आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, अच्छा है एंड फार्मेसी के लिटिल बिट नॉलेज, लिटिल बिट इन द सेंस जो डिप्लोमा का सिलेबस है, डिप्लोमा का बेसिक सिलेबस यदि आपको वो पता है तो आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे, आपका सिलेक्शन पक्का। ओके, तो ये जो इंडियन आर्मी की एग्ज़ाम होती है ये क्वालिफाई करना आसान होता है, बट इसमें जो फिज़िकल टेस्ट होती है वो फिज़िकल टेस्ट डिफ़िकल्ट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे जनरल नॉलेज है। ओके, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जनरल नॉलेज में बोला है इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन इंग्लिश में क्या होना चाहिए, तो कॉम्प्रहेंशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश के लिए जो रेन एंड मार्टिन का बुक है इंग्लिश ग्रामर का, दैट इज़ सफिशिएंट, वो बुक आप रीड कर लीजिए, उसको समझ लीजिए, तो आपका इंग्लिश का प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाता है। एंड ये सिपाही फार्मा की एग्ज़ाम भी रिक्रूटमेंट एवरी ईयर आती है। लास्ट ईयर भी ये रिक्रूटमेंट आई थी एंड उसके पहले भी आई थी और अभी भी आई है, आगे भी एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पे फार्मेसी 1 को 30 MCQs फार्मेसी 1 में बोला गया है। तो यहाँ पे फार्मेसी 1 में फार्मेकोलॉजी आता है, फार्मास्यूटिक्स आता है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट आता है, डिप्लोमा लेवल का, डिप्लोमा, ओके, डिग्री लेवल का नहीं, डिप्लोमा लेवल का। देन फार्मेसी 2 में यहाँ पे फार्मेकोग्नोसी आता है, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस आता है, कम्युनिटी फार्मेसी, ड्रग स्टोर एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। अब ये जो सिलेबस है ये अपडेटेड नहीं है, ये जो ओल्ड पैटर्न था डिप्लोमा का, अभी लेटेस्ट ER 2020 है। तो ER 2020 में फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की जगह पे फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स सब्जेक्ट आया है। देन कम्युनिटी फार्मेसी की जगह पे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। ड्रग स्टोर एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट अभी नहीं है, इसके जगह पे कम्युनिटी फार्मेसी एंड ड्रग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट आया है। ओके, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे कंसिडर करने पड़ेंगे हमें स्टडी करते समय। तो इस तरीके से ईजिएस्ट एग्जाम है। तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पे आज के फर्स्ट लेक्चर में, तो फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कितने टाइप्स की है, कितने लेवल पे होती है, किस तरीके से होती है। अगर आपका फार्मेसी का बेस परफेक्ट है, अगर आपका फार्मेकोलॉजी परफेक्ट है, नॉन फार्मा में आप वीक हो, तो यू शुड गो फॉर CRE एम्स और RRB के लिए भी आप जा सकते हो। अगर आपका फिजिकल फिटनेस मैच हो रहा है, आपका GK 50% है, आपका फार्मेसी का नॉलेज भी ठीक ठीक है, तो आप सिपाही फार्मा के लिए जा सकते हो। अगर आपका नॉन फार्मा बहुत ही बढ़िया है एंड फार्मा थोड़ा वीक है, तो आप DMAR के लिए जा सकते हो, ZP के लिए आप जा सकते हो। DHS में 80-20 है, DHS के लिए 80-20, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। ओके, DHS का भी। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे हमने सिपाही फार्मा के लिए बात की। तो आप ये देखिए कि जब आप फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कीजिए कि आप फार्मा में स्ट्रांग हो, फार्मा में फार्मेकोलॉजी में स्ट्रांग हो, या फिर आप नॉन फार्मा में स्ट्रांग हो। उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे एग्ज़ाम सिलेक्ट कीजिए, आप वो एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। देन यहाँ पे DHS फार्मासिस्ट की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है DHS फार्मासिस्ट का, तो 2023 में ये नोटिफिकेशन आया था। तो जो लास्ट है 2023 का, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो लेटेस्ट है अभी DHS का, तो DHS का अभी हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नेक्स्ट मंथ में इसका कुछ न्यूज़ DHS के बारे में आ सकती है मई में, एंड इसका जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई अगस्त में आ सकता है। तो उसका प्रिपरेशन आप अभी से शुरू रखिए। ओके, तो ये जो DHS का है, तो आपके पास में ये जो नोटिफिकेशन है ये आपके पास में होगा, एंड नहीं होगा तो मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, आई विल शेयर दिस इन ग्रुप, जो हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप है एंड जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है। अभी टेलीग्राम का ग्रुप बनाया नहीं है, वो अभी मैं बना लूँगा, तो टेलीग्राम के ग्रुप पे भी हम इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिटेल्स है। तो यहाँ पे डिटेल्स में जो यहाँ पे एग्ज़ाम का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हम लोग देखते हैं। तो 80-20 का यहाँ पे फॉर्मेट है। ओके, देखिए, हाँ, यहाँ पे जो एज लिमिट है, एज लिमिट DHS के लिए जाहिरातीमध्ये नमूद सर्व पदाकरिता खालीलप्रमाणे वयोमर्यादा असेल। तो यहाँ पे किमान 18 वर्ष
अमागास 40, मागासवर्गीय 45। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो अमागास है ये 40 का 38 हो सकता है। 40 ईयर्स ये 2023 में था, बट अभी ये 38 हो सकता है। यहाँ पे 2023 में 40 होने का वजह क्या था, क्या कारण था? तो इसका कारण था कोरोना। कोरोना के पीरियड में 2 साल 3 साल लॉकडाउन में गए, उस वजह से उस समय एग्ज़ाम नहीं हो पाई थी। तो इसलिए यहाँ पे जो एज है ये 38 का 40 किया गया था। बट अभी जो आएगा नोटिफिकेशन जुलाई अगस्त में, तो वहाँ यहाँ पे 38 एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। ये 2 साल से यहाँ पे कम होगा क्योंकि अब कोरोना की बात नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 38 ओपन के लिए। ओके, देन नेक्स्ट, मराठी भाषेचे ज्ञान, उमेदवाराला मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान असणे आवश्यक राहील। ओके, परीक्षा आयोजन, सो परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी देयर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा। देन परीक्षेचे स्वरूप, तो एग्ज़ाम किस प्रकार से कंडक्ट की जाती है DHS की, वो देखिए। सो यहाँ पे गट क पदाकरिता 100 प्रश्न असलेली 200 गुणांची ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात येईल। 100 MCQs 200 मार्क्स। ओके, सो इच क्वेश्चन 2 मार्क्स। देन विभागाशी निगडित तांत्रिक अथवा व्यावसायिक संवर्गातील पदांसाठी 80% गुण हे पदाशी निगडित तांत्रिक अथवा शैक्षणिक अर्हतेशी संबंधित असतील आणि उर्वरित 20% गुण हे मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान व गणित यांच्याशी निगडित असतील। मतलब जो लोग DHS का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 80% फार्मेसी रहेगा, 80% MCQs फार्मेसी के रहेंगे एंड 20% जो रहेगा उसमें मराठी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथ। अब यहाँ पे जो मराठी है, इंग्लिश है, इसका जो भी ग्रामर है वो अप टू 10th स्टैंडर्ड रहेगा। मैथमेटिक्स जो है, मैथ भी अप टू 10th स्टैंडर्ड रहेगा। एंड जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज में जनरली अबाउट लिटरेचर, महाराष्ट्र, मराठी लिटरेचर, महाराष्ट्र के बारे में यहाँ पे जीके रहेगा। तो इस तरह से 80-20 है। तो जो भी लोग DHS को टारगेट कर रहे हैं, जिनका टारगेट DHS है, उन लोगों ने फार्मेसी का जो बेस है वो परफेक्ट कर लेना चाहिए। एंड जनरल नॉलेज के लिए जो अप टू 10th स्टैंडर्ड है, तो अप टू 10th स्टैंडर्ड के तक मराठी, इंग्लिश, जीके एंड मैथ्स ये स्टडी उन्होंने कर लेना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से ये आपका DHS का एग्ज़ाम रहेगा, DHS का नोटिफिकेशन रहेगा। ओके, देन इसके बाद में हम DHS के बाद में नेक्स्ट जो है DMR पे जाते हैं। DMR का सिलेबस हम देख लेते हैं। वैसे आप में से काफ़ी लोगों ने DMR की एग्ज़ाम दी होगी। तो DMR का जो सिलेबस है, तो यहाँ पे जो पैटर्न होता है 40-60 का पैटर्न होता है। 40% फार्मा होता है, 60% नॉन फार्मा होता है। तो जिन लोगों का फार्मा वीक है और नॉन फार्मा स्ट्रांग है, उन लोगों के लिए एग्ज़ाम बढ़िया है DMR के एग्ज़ाम। और जिन लोगों का फार्मा स्ट्रांग है, नॉन फार्मा वीक है, उन लोगों के लिए DHS बेस्ट है। एंड जिन लोगों का नॉन फार्मा स्ट्रांग है, फार्मा वीक है, उन लोगों के लिए DMR के एग्ज़ाम बेस्ट रहेगी। ओके, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए तो इंग्लिश का सेक्शन है, मराठी है, देन जीके है। ओके, देन यहाँ पे फार्मासिस्ट सेक्शन में तो यहाँ पे ओके लॉजिकल एबिलिटी सेक्शन नेम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में यहाँ पे जनरल फार्मेकोलॉजी, टाइप ऑफ ड्रग, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग डोसेज फॉर्म, बायोलेबिलिटी, इंडिकेशंस। तो ये सिलेबस यहाँ पे दिया है, आपने सिलेबस देखा होगा। तो इस तरीके से ये DMR का सिलेबस है। देन जिला परिषद की अगर हम बात करते हैं, तो 2023 में जिला परिषद के नोटिफिकेशन आया था। तो वो नोटिफिकेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जिला परिषद का। तो जिला परिषद का अगर आप देखते हो, तो जिला परिषद अहमदनगर का ये है। तो यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 21 पे चलते हैं। तो पेज नंबर 21, अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, ओके, जिला परिषद का जो पैटर्न था लास्ट टाइम, वो पैटर्न किस तरीके से था देखिए। तो यहाँ पे औषध निर्माण अधिकारी, तो इसके अंदर में जो पेपर का पैटर्न मराठी के 15 MCQs, देन इंग्लिश के 15 MCQs, देन यहाँ पे सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के 15 MCQs, देन बुद्धिमत्ता व गणित 15 MCQs, मतलब 60 जो MCQs है ये आपका नॉन फार्मा का है फॉर ZP, एंड 40 MCQs जो है ये फार्मा का है। मतलब DMER और ZP का पैटर्न सेम है। ओके, सो ये पैटर्न अगर अभी नोटिफिकेशन आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 50-50 हो सकता है या 60-40 हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे 40% ये फार्मेसी को है।
देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जैसे KDMC का आया था, कांदिवली डोंबिवली महानगर पालिका का, उसका रिक्रूटमेंट हुआ है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है, तो ये सभी सिलेबस देखने के बाद में हम लोगों ने हमारा ये जो क्लास है, जो 3 मंथ्स का क्लास है हमारा ये, तो इस क्लास में हम लोग 65 लेक्चर्स लेने वाले हैं। 65 लेक्चर्स, 1 आवर का एक लेक्चर रहेगा, 65 लेक्चर्स हमारे होंगे। एंड ये सभी सिलेबस को गो थ्रू करने के बाद में जो एक फॉर्मेट हमने बनाया है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है उसके 10 लेक्चर्स होंगे। फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी को हमने 15 लेक्चर्स दिए हैं यहाँ पे। ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी के लिए 5 लेक्चर्स है। फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के लिए 10 लेक्चर्स है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 5 लेक्चर्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 5 लेक्चर्स, देन बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी 3 लेक्चर्स, सोशल फार्मेसी एंड माइक्रोबायोलॉजी 2 लेक्चर्स, फार्मेसी प्रैक्टिस 5 लेक्चर्स एंड फार्मेकोग्नोसी एंड हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के 5 लेक्चर्स। ऐसे टोटल 65 लेक्चर्स यहाँ पे हमारे होने वाले हैं। ओके, एंड जो लेक्चर्स रहेगा, तो जो हमारा क्लास रहेगा 1 आवर का क्लास, तो 1 आवर क्लास में हम लोग किस तरह से स्टडी करने वाले हैं, तो 40 मिनट्स जो है हमारा की कंसेप्ट डिस्कशन रहेगा। जो भी की टॉपिक रहेगा उसके ऊपर डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं 40 मिनट्स। 15 मिनट्स जो हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल के एमसीक्यूज रहेंगे, मोस्ट डिफिकल्ट एमसीक्यूज, वो एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन 5 मिनट्स ओपन सेशन रहेगा। ओपन सेशन में आप लोग आपके जो भी डाउट्स है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन जो क्लास रिकॉर्डिंग रहेगा, वो क्लास रिकॉर्डिंग आपको प्राइवेट यूट्यूब वीडियो एज अ करके ईमेल पे शेयर किए जाएंगे। देन PDF नोट्स जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की जाएगी। टेस्ट पैकेज जो है वो हमारी वेबसाइट जो है pharmalabacademy.com, इस वेबसाइट पे आपका अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे टेस्ट लॉगिन है, टेस्ट लॉगिन में जाकर के आप आपका लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। और लॉगिन में जाकर के ओके, तो यहाँ पे आपको टेस्ट पैकेज मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, तो ये फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स अप्रैल 2026 बैच, ये टेस्ट पैकेज आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। और आपका ऑलरेडी अकाउंट है, नहीं, इसको हम ऐड करके देंगे। इसका कॉस्ट 299 रुपीज़ है, तो ये हम आपके अकाउंट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आपको डेली टेस्ट देना है। देन जो बुक है फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, जिनके पास में ये बुक नहीं है, उन लोगों को ये बुक अभी कुरियर से जो एड्रेस आपने दिया उस एड्रेस पे मिल जाएगा। देन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे एक्टिव रहना है। आपके जो भी डाउट्स है वो डाउट्स आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, एंड 1 to 1 हम यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। देन आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो जो आपको टेस्ट दी जाएगी डेली, वो डेली टेस्ट आप सॉल्व कीजिए। आपके जो भी क्वेरीज है वो आप क्वेरीज आपको पूछना है, आपको रिवीजन रेगुलरली करना है। जो भी गाइडलाइंस आपको दी जाती है वो गाइडलाइंस आपको सीरियसली फॉलो करना है। एंड अभी इस बैच के लिए अभी एडमिशन्स ओपन है। कल तक के हम लोगों ने इस बैच के लिए डिस्काउंट दिया था, आज से डिस्काउंट नहीं रहेगा। जिनको भी एडमिशन कंफर्म करना है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आज का हमारा ये लेक्चर जो है ये कंप्लीट होता है। नाउ सेशन इज़ ओपन फॉर द डिस्कशन। सो आपको अगर कुछ सवाल है, आपके कुछ क्वेरीज है, आपको कुछ डिस्कस करना है तो आप पूछ सकते हो। सो सेशन इज़ ओपन। कुछ पूछना है आपको, कोई क्वेरीज है आपके, किसी एग्ज़ाम को लेकर कोई डाउट है, बोलिए। यस, एनी डाउट, एनी क्वेरीज? आपको समझ में आया है कि सेंट्रल लेवल पे किस तरह की एग्ज़ाम होती है, स्टेट लेवल पे कैसे होती है, ZP लेवल पे कैसी होती है, DHS क्या होता है, DMER क्या होता है, आप कौन से एग्ज़ाम दे सकते हो, आपका स्ट्रेंथ वीक पॉइंट क्या है वो पता कीजिए, उस हिसाब से एग्ज़ाम का सिलेक्शन कीजिए। यस, बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? यस, सौरभ, सौरभ एवले, यस सर। एनी डाउट, काय क्वेरीज, कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके, अभी हमारी सेशन जो है इसमें ऑल इंडिया की एग्ज़ाम्स होती है। हम लोग CRE एंस भी कवर करते हैं, RR भी कवर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो आउट ऑफ महाराष्ट्र है, आउट ऑफ महाराष्ट्र, जो गुजरात से ज्वाइन हुए हैं, कुछ लोग बड़ोदरा से, कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं, कुछ लोग दिल्ली से ज्वाइन हुए हैं। तो इसलिए हम लोग ये जो सेशन है ये हम लोग हिंदी में कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश में कर रहे हैं। एंड आई होप कि जो भी महाराष्ट्र के यहाँ पे मैक्सिमम मेजॉरिटी महाराष्ट्र से है, तो उन्हें भी हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग आज स्टॉप करते हैं। कल हम लोग
जो है कोई एक सिलेबस हम लोग जो है फार्मेसी का सिलेबस पर्टिकुलरली कॉमन सिलेबस जो रहेगा रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का, जो कि हम लोग इन लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं, तो उसका एक ओवरव्यू हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। तो कल हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। एंड जिन लोगों को एडमिशन कंफर्म करना है वो आज कांटेक्ट कीजिए और एडमिशन कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। लेट्स कंटिन्यू टुमारो। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।